गर्मी में चुपके से पड़ोसन के एसी में सोने वाला ससुराल। अरे तुम लोग इतनी देरी क्यों कर रही हो? हमें कल सुबह जल्दी उठना है। तुम लोग जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लो और चलो। रात के सन्नाटे में रघुनाथ दबे पांव अपने कमरे से बाहर आते हैं और पीछे मुड़कर अपने परिवार की ओर देखते हैं। वो उर्मिला और अर्जुन को इशारे से बुलाते हैं। आ रहे हैं जी, बस ये तकिया ले लो, कहीं कोई आहट ना हो जाए वरना बहू जाग जाएगी। पापा जल्दी चलिए, यहाँ तो पसीने से बुरा हाल है। मुझे तो लगता है आज दम ही निकल जाएगा। उर्मिला और अर्जुन जल्दी से अपना तकिया और चादर लेते हैं और अपनी चप्पलें हाथों में लेकर चुपके से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। रघुनाथ को लग रहा था कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उनकी बहू रूही अपने रूम की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। अपने ससुराल वालों की ये हरकत रूही को बहुत अजीब लगती है। ये लोग इतनी रात को बोरिया बिस्तर लेकर पड़ोसी के घर में क्यों जा रहे हैं? आखिर ये ससुराल वाले चुपके से सोने के लिए पड़ोसी के घर में क्यों जा रहे हैं? क्या थी इसके पीछे की वजह? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। माँ ये एसी क्यों नहीं चल रही है? और चलाओ दिन भर एसी। हो गया नहीं एसी खराब? अब कल मैं मिस्त्री को बुलाता हूँ। अर्जुन एक बड़े से कमरे में अपने माँ, पिताजी और बहन के साथ एसी की हवा में सो रहा था, लेकिन अचानक एसी खराब हो जाता है। अगले दिन मिस्त्री एसी चेक करने के लिए आता है। आपका एसी का मोटर जल गया है, इसे ठीक करवाने के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। हे भगवान, इस एसी को भी अभी ही खराब होना था। 2 दिन में अर्जुन की शादी है, हम लोग अभी एसी ठीक नहीं करवा सकते। उर्मिला एसी ठीक नहीं करवाती है और उसके परिवार को बिना एसी के ही रहना पड़ता है। 2 दिन बाद अर्जुन की शादी रूही से हो जाती है और वो रूही को लेकर घर आ जाता है। बहू तू कलश गिराकर गृह प्रवेश कर, आज हमारे घर की लक्ष्मी आई है। रूही कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। रस्में पूरी होते होते रात हो गई थी, तो उर्मिला रूही से कहती है, बहू तू थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। अर्जुन जा बहू को अपने कमरे में ले जा। रूही अर्जुन के साथ कमरे में चली जाती है। कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी थी। उनके कमरे में सिर्फ एक पंखा था जो खटर खटर करके चल रहा था। क्या बात है जी, हमारे घर में कोई कूलर नहीं है क्या? बड़ी गर्मी लग रही है यहाँ। नहीं रूही, हमारे घर में पहले एसी था, लेकिन वो काफी समय से खराब पड़ा है और अभी हमारी शादी होनी थी ना, सारा खर्चा वहाँ हो गया, इसलिए हमने एसी ठीक नहीं करवाया, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा बताया है। पर इतनी गर्मी में नींद कैसी आएगी? मेरा तो दम घुट रहा है। थोड़ा एडजस्ट करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। रूही जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। वो बार बार करवटी बदलती है, लेकिन गर्मी और पसीने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी कोशिशें करने के बाद रूही सोती है तो सुबह 5 बजे उसकी नींद खुल जाती है। आज मेरी पहली रसोई है, जाकर माँ जी से पूछ लेती हूँ कि उन्हें खाने में क्या पसंद है और आज पहली रसोई में क्या बनाना है। रूही उर्मिला के कमरे की तरफ जाती है। वो धीरे से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांकती है और हैरान रह जाती है। कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में रघुनाथ और उर्मिला नहीं थे। अरे ये लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद माँ जी और पिताजी जॉगिंग पर गए होंगे। बुजुर्ग लोग अक्सर सुबह जल्दी उठते हैं। ये सोचकर रूही अपने कमरे में नहाने के लिए चली जाती है। जब वो नहाकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले हाथ में तकिया और बिस्तर लेकर घर में घुस रहे हैं। माँ जी, आप ये बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ गई थी? मैंने तो सोचा था कि आप जॉगिंग पर गई थी, पर आप लोग नाइट ड्रेस में हैं। वो बात दरअसल ये है ना बहू। हाँ भाभी, हम लोग तो जॉगिंग करने के लिए ही गए थे, लेकिन हमारी थोड़ी अजीब आदत है। हम लोग नाइट ड्रेस में ही जॉगिंग करते हैं और जब दौड़ते दौड़ते नींद आती है तो पार्क के बेंच पर ही सो जाते हैं। हाँ बहू, ताजी हवा में नींद बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम बिस्तर साथ ले जाते हैं। पार्क के बेंच पर सोना, ऐसा मैंने पहली बार सुना है। अरे भाभी, हमारी पुरानी आदत है, आप उतना माइंड मत कीजिए। और सुनिए ना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी बना दीजिएगा। हाँ माँ जी, मैं तो आपसे यही पूछने आई थी। बता दीजिए क्या बनाना है, आज मेरी पहली रसोई है। बहू तुझे जो अच्छा लगता है तू वही बना दे, बस मीठे में खीर जरूर बनाना, अर्जुन को बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। रूही रसोई में चली जाती है। वो बहुत ही लगन से खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी बनाती है। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। थोड़ी देर में रूही सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। अर्जुन खीर का पहला चम्मच मुंह में लेते ही खुश हो जाता है। अरे वाह,
खीर तो बड़ी टेस्टी बनी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। रूही, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा है, काफी समय बाद इतना अच्छा नाश्ता किया है। मेरी बहू के हाथों में तो जादू है। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रूही पूरे दिन घर के काम करती है। वो सफाई करती है, कपड़े धोती है और थोड़ी देर आराम करने के बाद रात के खाने की तैयारी करती है। आज रात की डिनर में मैं सबके लिए बिरयानी बनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। वो रसोई में बिरयानी बनाने लगती है, लेकिन बिरयानी बनाने में काफी वक्त लग जाता है। रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन खाना अभी तक नहीं बना था। रघुनाथ हॉल में बार बार चक्कर लगा रहे थे। अरे क्या बहू, अभी तक खाना नहीं बना? क्या बना रही है ऐसा 56 भोग? ससुर जी, बस थोड़ा सा वक्त और, मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अलग खिलाती हूँ और मुझे बिरयानी काफी अच्छी बनानी आती है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। क्या जरूरत थी बहू अभी ये सब तामझाम करने की? ये सुबह बना लेती। अब पता नहीं तू कब खाना परोसेगी और कब हम लोग सोने के लिए जाएंगे। रघुनाथ सोने जाने की हड़बड़ी में काफी गुस्सा करने लगता है। अर्जुन अपने पिता के पास आता है और उनके कंधे पर हाथ रखता है। पापा कोई बात नहीं, अब बिरयानी बन रही है तो खा लेंगे, आप शांत हो जाइए। अपने ससुर को सोने के लिए इतना परेशान देखकर रूही को बड़ा अजीब लगता है। पिताजी, आपको सोने की इतनी जल्दी क्यों है? आपको तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में ही तो जाना है, सीधा सोने के लिए। फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जैसे आपको कहीं मीलों दूर जाकर सोना है? अरे ठीक है बहू, ज्यादा जुबान मत चला, जाकर फटाफट खाना ला, हमें बहुत नींद आ रही है। रूही चुपचाप रसोई में जाती है और खाना लगाती है। सब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अर्जुन और रूही अपने कमरे में चले जाते हैं। रूही काफी थक गई थी तो उसे नींद आ जाती है। वहीं उर्मिला, रघुनाथ और तारा अपने घर से निकलकर गली में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। आज किसके घर चले? हमें कोई खुला दरवाजा ढूंढना होगा, क्योंकि हम किसी ऐसे घर में नहीं जा सकते जिसका दरवाजा अंदर से बंद हो। पापा चलो ना, हम लता आंटी के घर चलते हैं। उन्हें तो भूलने की बीमारी है, पक्का वो आज भी घर का दरवाजा खुला छोड़कर ही सो गई होंगी। उनके हॉल में एसी बहुत अच्छा चलता है। अरे हाँ, ये सही रहेगा। लता अक्सर कुंडी लगाना भूल जाती है। तीनों चुपके से लता के घर पहुंचते हैं। तारा धीरे से दरवाजे को धक्का देती है और दरवाजा खुल जाता है। तारा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि ये लोग पक्का दरवाजा खोलकर सो रहे होंगे। इन्हें भूलने की जो आदत है वही हमारे काम आ गई। वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। तारा धीरे से दरवाजा सटा देती है। वो हॉल में जाते हैं जहाँ ठंडी ठंडी एसी की हवा चल रही है। उर्मिला और उसके परिवार वाले वहीं कालीन पर अपना बिस्तर बिछा लेते हैं और सुकून से लेट जाते हैं। माँ, एसी की हवा में कितनी अच्छी नींद आती है। इतना कहकर तारा सो जाती है। करीब 2 घंटे बाद लता की नींद खुलती है। उसे प्यास लगी और वो बाथरूम जाने के लिए उठती है। अंधेरे में उसे फर्श पर सोए हुए लोग दिखाई नहीं देते। वो गलती से रघुनाथ के हाथ पर पैर रख देती है। रघुनाथ के मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी कि तारा फुर्ती से अपना हाथ उनके मुंह पर रख देती है। पापा चुप रहिए, वरना पकड़े जाएंगे। लता नींद में बड़बड़ाते हुए बाथरूम चली जाती है। उसके जाते ही रघुनाथ कहने लगता है, अरे मर गए रे, अरे बड़ी जोरों की लग गई, अरे हड्डी टूट गई मेरी हाथ की। अरे इस औरत को भी अभी प्यास लगनी थी। पिताजी आप ऐसा करो, बीच में सो जाओ, मैं साइड में सो जाती हूँ ताकि दोबारा कोई ऊपर न चढ़ जाए। वो अपनी जगह बदलते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। उर्मिला की नींद खुलती है। एसी में सोने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कभी हाथ दबाओ, कभी डर डर के रहो। माँ, एसी की ठंडी हवा खानी है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। आप चुपचाप सो जाओ, आधा घंटा और है। एक तरफ जहाँ उर्मिला, रघुनाथ और तारा मजे से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने घर में अर्जुन की नींद खुल जाती है। उसे भयंकर गर्मी लग रही है और उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका है। वो बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और खुद को हवा करने लगता है। यार, माँ, पिताजी और तारा तो वहाँ आराम से एसी में सो रहे होंगे और मैं यहाँ इस भट्टी जैसे कमरे में पगला रहा हूँ। काश मैं रूही को सब सच बता पाता, पर उसकी नजरों में परिवार की इज्जत गिर जाएगी। गर्मी में परेशान होकर अर्जुन कमरे में यहाँ वहाँ टहलने लगता है। उसकी आहट से रूही की नींद खुल जाती है। क्या हुआ अर्जुन जी, आप इतनी रात को जाग क्यों रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस वो नींद नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से। उमस बहुत है ना आज। वाकई गर्मी तो बहुत है, पर आप सो जाइए, सुबह काम पर भी जाना है। अरे तुम सो जाओ रूही, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगा।
अगले दिन सुबह ठीक 5 बजने वाले हैं। रघुनाथ, उर्मिला और तारा लता के घर से चुपके चुपके निकलने की कोशिश करते हैं। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और चुपके से दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। रघुनाथ दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ रखता है, लेकिन हड़बड़ाहट में कुंडी जोर से टकरा जाती है और कड़ की आवाज होती है। अरे कौन है वहाँ? लता की आवाज सुनकर तीनों के पसीने छूट जाते हैं। लता कमरे से बाहर आने लगती है। तभी तारा को अचानक एक आइडिया आता है। वो पीछे मुड़कर बिल्ली की तरह आवाज निकालने लगती है। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। लता अपनी जगह रुक जाती है और बुदबुदाती है। अरे ये बिल्ली भी ना रात भर उधम मचाती रहती है। मौका मिलते ही तीनों बाहर गली में भाग जाते हैं। वो अपने घर पहुंचकर ऐसे चैन की सांस लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। घर के अंदर घुसते ही वो सीधे अपने अपने कमरों में जाते हैं। आज तो बाल बाल बचे। उस लता की नींद तो बार बार खुल जाती है। हाँ, आज से सावधान रहना होगा। अब थोड़ी देर सो लेते हैं। रघुनाथ की बात सुनकर उर्मिला सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रघुनाथ, उर्मिला और तारा के साथ कभी एक पड़ोसी तो कभी दूसरे पड़ोसी के घर में चुपके से सोने के लिए चले जाते थे। एक रात, सुनो, आज हम मनोज के घर जाएंगे। वहाँ 2 टन का नया एसी लगा है। हवा इतनी ठंडी है कि कंबल ओढ़ना पड़ेगा। पर मनोज का घर तो नया है। उसने बालकनी में लोहे की जाली लगवाई होगी ना? उसकी बालकनी की ऊंचाई कम है। हम पीछे की तरफ से कूद कर जा सकते हैं। और मुझे पता है कि उसकी बालकनी के कांच वाले दरवाजे की कुंडी खराब है। थोड़ा सा जोर लगाने पर वो खुल जाती है। वाह पापा, आपकी जासूसी तो कमाल की है। चलिए फिर आज मनोज भैया के घर की एसी के मजे लेते हैं। रात के 1:30 बजते ही तीनों अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो मनोज के घर के पीछे वाली गली में पहुंचते हैं। रघुनाथ पहले बालकनी पर चढ़ता है, फिर तारा। लेकिन जब उर्मिला चढ़ने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिरती है। हाय दैया, हाय रे मर गई मैं तो। हाय कमर टूट गई मेरी। माँ चुप हो जाओ, कोई जाग जाएगा तो हमारा पैंट बच जाएगा। जल्दी उठो और ऊपर आओ। बहुत जोर की लगी है, उठा भी नहीं जा रहा। अरे हिम्मत करो उर्मिला, बस थोड़ा सा और। उर्मिला किसी तरह लंगड़ाती हुई बालकनी के अंदर घुसती है। वो मनोज के कमरे में पहुंचते हैं। वहां एसी सच में बहुत जबरदस्त चल रहा था। वो लोग चुपके से बैठ के नीचे वाली खाली जगह में जाकर अपना बिस्तर बिछा लेते हैं। रात भर वो मजे से सोते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे जब वो दबे पांव वापस निकल रहे होते हैं तो जल्दबाजी में बालकनी का कांच वाला दरवाजा लगाना भूल जाते हैं। आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। जब मनोज की नींद खुलती है तो वो बालकनी में आता है और दरवाजे को खुला देखकर चौंक जाता है। अरे ये दरवाजा कैसे खुला? मुझे तो याद है मैंने दरवाजा ठीक से बंद किया था। कहीं कोई चोर तो नहीं आया था? वो अपना सामान चेक करता है पर सब कुछ सही सलामत मिलता है। वो बहुत उलझन में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ और उनके घर वाले अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में रतन उन्हें देख लेता है। रतन दूध लेने के लिए निकला था। अरे रघुनाथ जी, आप तीनों इस वक्त यहाँ पे? ये और बोरिया बिस्तर कहाँ लेकर घूम रहे हैं आप लोग? वो अरे रतन भाई, हम लोग सुबह की सैर पर निकले थे। सैर पर? और ये बोरिया बिस्तर लेकर? ये कैसी मॉर्निंग वॉक है भाई? अरे अंकल, ये नई तरह की मॉर्निंग वॉक है। हमें तो ऐसे ही करना पसंद है। हम लोग जब थक जाते हैं तो कहीं भी बेंच पर सो जाते हैं। रतन को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो अपना सिर खुजलाते हुए आगे बढ़ जाता है। रघुनाथ अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है। अगले कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता है। उर्मिला, रघुनाथ और तारा कभी इस पड़ोसी के घर तो कभी उस पड़ोसी के घर अपनी रात गुजारते। एक रात गर्मी बहुत ज्यादा थी। अरे सुनो, आज हम विमला के घर जाएंगे। उसके पति शहर से बाहर गए हैं और वो अकेली है। वो अपने बेडरूम में सोती है, लेकिन हॉल में उसने नया इन्वर्टर एसी लगवाया है जो बिजली कटने पर भी चलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बिजली जाए या रहे, हमें तो ठंडी हवा मिलेगी। और विमला आंटी तो रात को गहरी नींद में सोती हैं। उन्हें तो बम फटने की भी आवाज नहीं आती। रात के करीब 2 बजे तीनों अपना तामझाम लेकर विमला के घर चले जाते हैं। विमला का घर गलियारे में आखिर में था। रघुनाथ ने खिड़की की ग्रिल के बीच से हाथ डालकर कुंडी खोल दी और तीनों घर के अंदर आ गए। क्या सुकून है। मेरा तो मन कर रहा है कि यहीं हमेशा के लिए बस जाऊं। माँ जल्दी बिस्तर लगवाओ, वरना सुबह जल्दी उठना भी है ना।
उर्मिला जल्दी से बिस्तर लगाती है और तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे थे। बाहर हल्का उजाला हो गया था। अचानक विमला की नींद खुल गई। अरे आज इतनी जल्दी नींद क्यों खुल गई? और ये रसोई में क्या खटपट हो रही है? शायद चूहा होगा। पर छोड़ो, आज जल्दी उठ ही गई हूँ तो नाश्ता बना लेती हूँ। वैसे भी आज बहुत काम है। विमला अपनी रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। बर्तनों की खनक सुनकर उर्मिला और तारा की नींद खुल गई और उसके कान खड़े हो गए। रघुनाथ जी, ओ रघुनाथ जी, उठिए, लगता है विमला उठ गई है। अरे सोने दो उर्मिला, अभी तो बहुत अंधेरा है। पापा जल्दी उठिए, विमला आंटी रसोई में है, वो बर्तन धो रही है। तारा की बात सुनकर रघुनाथ की नींद उड़ गई। तीनों के हाथ पांव फूल गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। तीनों अंधेरे में ही अपना बिस्तर समेटने लगे। जल्दी करो, अगर उसने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। घबराहट में तीनों एक दूसरे से टकरा गए। रघुनाथ का पैर उर्मिला के बिस्तर में फंस गए और वो लड़खड़ा कर सोफे से टकरा गया। धम्म की आवाज हुई। कौन है? कौन है हॉल में? शांत हो जाइए, सब लोग अपने जूते चप्पल हाथ में उठाओ और दबे पाँव निकलो। फूंक फूंक कर चलो, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो तीनों धीरे धीरे दबे पैर चुपके से अपनी सांस रोक कर दरवाजे की तरफ पड़े। विमला टॉर्च ढूंढ रही थी। जैसे ही वो हॉल में आई, रघुनाथ और बाकी लोग दरवाजे से बाहर निकल चुके थे, लेकिन जल्दबाजी में तारा के कान की एक सोने की बाली वहीं नीचे गिर गई, जिसका उसे पता ही नहीं चला। विमला ने हॉल की लाइट जलाई। यहाँ तो कोई नहीं है, पर मुझे पक्का यकीन है कि कोई था यहाँ। दरवाजे की कुंडी भी खुली है। विमला ने पूरे घर की जांच की। अचानक उसकी नजर नीचे चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया। वो एक सोने की बाली थी। ये बाली? ये तो मेरी नहीं है, और इस घर में मेरे और मेरे पति के अलावा कोई आता ही नहीं है। क्या मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? क्या वो अपनी किसी दोस्त को यहाँ लेकर आते थे जब मैं सो रही होती हूँ? तो विमला को अपने पति पर शक हो गया था। उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया और झगड़ना शुरू कर दिया। उधर रघुनाथ के घर में मातम छाया हुआ था। माँ, मेरी बाली नहीं मिल रही, शायद कहीं गिर गई। मैंने कहा था ना कि ये सब जोखिम भरा है। अब अगर विमला को पता चल गया कि ये तुम्हारी बाली है तो वो हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे अब जो हो गया सो हो गया, कुछ दिन शांत बैठो। अगले दिन शाम को मोहल्ले के चौराहे पर लोग जमा थे। मनोज, रतन और विमला आपस में बातें कर रहे थे। सभी को शक था कि रोज रात को कोई उनके घर में घुसता है। भाइयों, मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई रोज रात को आता है। सुबह दरवाजा खुला मिलता है और सोफे की कुशन हटी हुई होती है। हाँ मनोज, तुम सही कह रहे हो। मेरे घर में भी कोई आया था। मुझे तो एक बाली भी मिली है। मैंने पूछताछ किया तो मुझे पता चला कि ऐसी बाली उर्मिला की बेटी तारा पहनती है। सच कहूं तो मुझे रघुनाथ और उसके घर वालों पर पूरा शक है। मैंने कई बार उन्हें आधी रात को बोरिया बिस्तर लेकर गलियों में घूमते देखा है। क्या? बोरिया बिस्तर लेकर? सभी बात कर रहे थे। तभी वहां से गुजरते हुए कावेरी उनकी बातें सुनकर कहती है, मैं जानती हूँ सच क्या है। मैं अपने पति के साथ परसों रात ऑफिस से लौट रही थी तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रघुनाथ जी और उर्मिला जी अपनी बेटी के साथ पड़ोसी के घर की खिड़की से कूद रहे थे। मुझे लगता है वो एसी में सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि किसी की कोई चीज चोरी नहीं हुई है। अरे कोई एसी की हवा खाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हमें पुलिस में शिकायत करनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अरे कल से हम सब अपने दरवाजे और खिड़कियां डबल लॉक करके सोएंगे, फिर देखते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं। उस रात जब उर्मिला और रघुनाथ बाहर निकले तो उन्हें हर घर का दरवाजा मजबूती से बंद मिला। वो हैरान रह गए। ये क्या, आज तो लता का दरवाजा भी बंद है, मनोज की खिड़की पर भी ताला लगा है। अब हम कहाँ जाएंगे? लगता है सबको पता चल गया है। आज हमें घर की गर्मी में ही तड़पना पड़ेगा। उस रात पूरा परिवार सो नहीं पाया। अगले दिन तारा ने एक नया मास्टर प्लान बनाया। माँ, पिताजी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अब हम सीधे अंदर नहीं घुसेंगे। हम में से एक सदस्य शाम को ही किसी बहाने पड़ोसी के घर जाएगा और चुपके से स्टोर रूम या अलमारी के पीछे छिप जाएगा। रात को जब वो सब सो जाएंगे तो वो अंदर से हमारे लिए दरवाजा खोल देगा। वाह बेटी, तू तो बहुत तेज निकली। ये प्लान पक्का काम करेगा।
अगले दिन शाम को उर्मिला और रूही बाजार गई थी। वहां औरतों ने उर्मिला को देखकर कानाफूसी शुरू कर दी। उनकी बातें रूही के कान में भी जा रही थी। देखो, ये वही है ना जो रोज रात दूसरों के घर में घुसती है। बेचारी बहू, पता नहीं क्या सोचकर इसके माँ बाप ने इसकी शादी इतने अजीब घर में की है। माँ जी, ये लोग क्या बातें कर रही हैं? ये लोग आपकी तरफ इशारा करके हंस क्यों रहे हैं? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, ये लोग पागल हैं। तू सब्जी पर ध्यान दे, फालतू बातों पर नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा कर रहूंगी। कभी माँ पिताजी तो कभी तारा अचानक आधी रात को गायब कहाँ हो जाते हैं। आज रात तो मैं ये बात पता लगा ही लूंगी। रूही का शक अब यकीन में बदलने लगा था। रूही उर्मिला बाजार से घर जाते हैं। रूही रात में जल्दी खाना बना देती है, फिर उर्मिला के पास जाती है। माँ जी, आज मैंने खाना जल्दी बना दिया है, चलिए सब खा लेते हैं। ठीक है बहू। और तारा, तू जरा विमला के घर जाकर ये आम दे आ। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। तारा विमला के घर जाती है। विमला रसोई में काम कर रही थी। विमला आंटी, मैंने आपके लिए हमारे गांव के ताजे आम भेजे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। रुको, मैं तुम्हारे लिए आम की मीठी चटनी लेकर आती हूँ। मैंने आज ही बनाई है। जैसे ही विमला रसोई में जाती है, तारा मौका पाकर खुद को सोफे के पीछे वाले बड़े पर्दे के पीछे छिपा लेती है। विमला बाहर आती है तो उसे तारा वहां कहीं दिखाई नहीं देती। अरे ये लड़की कहाँ गई? शायद जल्दी में थी, चली गई होगी। रात के 1 बजे उर्मिला, रघुनाथ और अर्जुन दबे पैर अपने घर से निकल रहे थे। अरे तुम लोग इतनी देरी क्यों कर रही हो? हमें कल सुबह जल्दी उठना है। तुम लोग जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लो और चलो। आ रहे हैं जी, बस ये तकिया ले लूं, कहीं कोई आहट ना हो जाए वरना बहू जाग जाएगी। रघुनाथ की बात मानकर उर्मिला और अर्जुन दोनों जल्दी जल्दी रघुनाथ के पीछे जाते हैं। तीनों बिना आवाज किए घर से निकल जाते हैं और पड़ोसन विमला के घर की तरफ जाते हैं। रूही खिड़की से ये सब देख रही थी। ये लोग इतनी रात को बोरिया बिस्तर लेकर पड़ोसी के घर में क्यों जा रहे हैं? विमला के घर में तारा पहले से ही मौजूद थी। वो धीरे से विमला के घर का दरवाजा खोलती है और सभी उसके पीछे चुपके से विमला के एसी वाले कमरे में चले जाते हैं। वहीं अपने ससुराल वालों की ये हरकत देखकर रूही के होश उड़ गए थे। इन लोगों के होश तो मैं सुबह ठिकाने पर लगाऊंगी। उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो हॉल के सोफे में बैठकर सुबह अपने ससुराल वालों के घर के अंदर आने का इंतजार करती है। सुबह जब उसके ससुराल वाले घर आते हैं तब तो ये है आप लोगों की असलियत, रात के अंधेरे में पड़ोसियों के घर में घुसना। नहीं बहू, वो बात दरअसल ऐसी है कि हमें गर्मी में नींद नहीं आती है और उनके यहाँ एसी चल रहा होता है। क्या सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए आप लोग अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हैं? अगर कल को पुलिस आपको पकड़ लेती तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले में हमारा सिर झुक जाएगा। बहू, हमें हाई ब्लड प्रेशर है, गर्मी में हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। अर्जुन भी इसीलिए साथ जाता है ताकि हमें कुछ हो न जाए। अर्जुन जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इन्हें समझाने की बजाय इनका साथ दे रहे हैं। रूही, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मेरे माता पिता की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर वो 2 घंटे शांति से सो लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि ये गैर कानूनी है। आज से मैं इस घर में खाना नहीं बनाऊंगी जब तक आप लोग ये सब बंद नहीं करते। भाभी, आप बेकार में सीन क्रिएट कर रही हैं। अगर आपको खाना नहीं बनाना तो मत बनाइए, हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अर्जुन ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और सभी खाना खा लेते हैं। सुबह के झगड़े की वजह से घर का माहौल थोड़ा खराब हो गया था, इसीलिए तारा, भाभी आप गुस्सा छोड़िए, चलिए हम मॉल चलते हैं, थोड़ा आपका मूड ठीक हो जाएगा। रूही तारा के साथ शॉपिंग मॉल आ जाती है, लेकिन काफी देर से रूही और तारा मॉल में भटक रही थी, जिससे परेशान होकर रूही, तारा तुम कोई कपड़े देख क्यों नहीं रही हो? हम यहाँ आधा घंटा सिर्फ टहल ही रहे हैं। भाभी, मुझे कुछ लेना ही नहीं था, मुझे घर पर बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा मॉल के एसी में थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तुम लोग सच में पागल हो चुके हो। अब मैं समझी कि मोहल्ले वाले क्यों हंस रहे थे। रूही को अपने ससुराल वालों की गर्मी में चुपके से पड़ोसन के एसी में सोने की आदत बड़ी अजीब लगती है। रूही और तारा घर आते हैं। माँ जी, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, हमें अपनी नींद प्यारी है। रूही को लगा था कि ये मायके की धमकी सुनकर उसके ससुराल वाले मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। मोहल्ले के लोग अब काफी सतर्क हो गए थे। वो अपने घर के खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद करते हैं ताकि उनके पड़ोसी चुपके से उनके घर में सोने के लिए ना आ जाए, जिस वजह से उर्मिला और उसके परिवार को गर्मी में सोना पड़ता है।
बहू, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। अब हमें भी सड़ी गर्मी में सोना पड़ रहा है। उर्मिला की बात सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मोहल्ले में एक नया कपल रहने आया था, युवराज और पूनम। वो अमेरिका की किसी कंपनी में काम करते थे। उर्मिला ने तुरंत उनसे दोस्ती कर ली। पूनम बेटी, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स क्यों हैं? क्या तुम ठीक से सोती नहीं हो? आंटी, हमारी नाइट शिफ्ट होती है। हम लोग रात भर काम करते हैं और हमारे 2 डॉग्स हॉल में रहते हैं। डॉग्स के लिए हम पूरी रात एसी चालू रखते हैं। पूनम की बात सुनकर उर्मिला की आंखों में चमक आ जाती है। वो घर आकर ये बात सबको बताती है। मिल गया नया ठिकाना। युवराज के घर में कुत्ते रहते हैं और उनके लिए भी एसी चलता है। मैंने तो अब कुत्तों से दोस्ती कर ली है। वे अब मुझे देखकर नहीं भौंकेंगे। माँ जी, कुत्तों के साथ सोना बस अब यही रह गया था क्या? उर्मिला रूही की एक नहीं सुनती। रात को उर्मिला अपने दोनों बच्चे और पति के साथ खिड़की के रास्ते युवराज के घर में घुस जाती है। कुत्ते उर्मिला को देखकर पूंछ हिलाने लगते हैं। वो लोग कुत्तों के पास ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही युवराज और पूनम के कमरे से निकलने से पहले उनके घर से बाहर आ जाते हैं। घर आकर, हमारी नए पड़ोसी के घर के एसी में तो बड़ी अच्छी नींद आती है। माँ पापा, हम लोग अब उनके घर में ही सोएंगे। बिल्कुल सही कह रही है तारा। अब रघुनाथ अपने परिवार के साथ हर दिन युवराज और पूनम के घर में चुपके से जाकर सोने लगे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जब रघुनाथ, उर्मिला और उसके दोनों बच्चे कुत्तों के साथ सो रहे थे, तब अचानक एक कुत्ता उर्मिला का चेहरा चाटने लगा। अरे हट यहाँ से, सोने दे मुझे। तभी गलती से कुत्ते ने उर्मिला के हाथ पर काट लिया। उर्मिला चिल्लाने ही वाली थी कि रघुनाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। चुप, वरना वो लोग बाहर आ जाएंगे। पापा, कुत्ते ने मम्मी को काट लिया है, अब क्या करें? अरे कोई बात नहीं, पालतू कुत्ता है, इंजेक्शन लगे होंगे, अब यहीं लेटे रहो। वो लोग दर्द बर्दाश्त करके वहीं लेटे रहे। युवराज और पूनम अपने कमरे में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तभी युवराज के फोन पर मोशन डिटेक्शन का अलर्ट आया। उसने जैसे ही कैमरा फीड खोला, उसके होश उड़ गए। पूनम देखो, ये हमारे पड़ोसी उर्मिला जी है ना, ये अपने परिवार के साथ हमारे घर में हमारे डॉग्स के साथ क्यों सो रहे हैं? पड़ोसियों को अपने घर में सोता देखकर पूनम को गुस्सा आता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और हॉल की सारी लाइटें जला देती है। अचानक लाइट जल जाने से रघुनाथ और उसके परिवार की नींद खुल जाती है। ये सब क्या है? आप लोग हमारे घर में चोरों की तरह क्यों घुसे हैं? और आप लोग हमारे घर में क्यों सो रहे हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह दूसरों के घर में घुसपैठ करते हुए? अब बेटा, वो हमें माफ कर दो, हम चोर नहीं हैं। हमारे घर का एसी खराब हो गया है और घर में बहुत गर्मी लग रही थी और आपके यहाँ एसी चल रहा था, तो हम यहाँ एसी में सोने के लिए आ गए। एसी की हवा खाने के लिए कोई किसी के घर में घुस आता है क्या? क्या आपके घर में कोई संस्कार नहीं है? अर्जुन, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। तुम अपने माँ बाप को रोकने के बजाय उनके साथ यहाँ कुत्तों के बीच में सो रहे हो। अरे युवराज भाई, मेरी मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती गर्मी में, इसलिए हम बस थोड़ी देर के लिए आए थे। हमारा इरादा बुरा नहीं था। अरे इरादा जो भी हो, ये जुर्म है। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तुम जैसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। युवराज ने जैसे ही फोन उठाया, उर्मिला और रघुनाथ उसके पैरों में गिर पड़े। उर्मिला फुट फुट कर रोने लगी। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। युवराज के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनकर रूही भी वहां आ जाती है। पूनम जी, प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इनकी इस हरकत से मुझे जितनी शर्मिंदगी हो रही है मैं बता नहीं सकती। बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। रूही, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं नहीं छोड़ रही हूँ, वरना आज रात ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होते। दोबारा कभी मेरे घर के आसपास भी मत दिखना। रघुनाथ और उर्मिला अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सिर झुकाए युवराज के घर से बाहर निकल जाते हैं। मोहल्ले के कुछ और लोग भी जाग गए थे और अपनी बालकनी से ये सब तमाशा देख रहे थे। घर पहुंचने के बाद, अब तो खुश हैं आप लोग? पूरे मोहल्ले के सामने हमारी नाक कट गई है। पुलिस के पास जाना ही बाकी था ना, वो भी आज हो ही जाता। बहू, हमें माफ कर दो, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज जो जिल्लत हमने झेली है, उसके बाद अब हम कभी किसी के घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ बहू, आज हमें समझ आया कि ठंडी हवा से ज्यादा कीमती इंसान की इज्जत होती है। हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे।
उर्मिला और उसके परिवार ने चुपके से पड़ोसन के घर के एसी में सोने की आदत छोड़ दी थी। उर्मिला और रघुनाथ गर्मी में पसीने से तरबतर होकर रातें काटते। रूही उन्हें इस तरह गर्मी में बेहाल देखकर परेशान हो जाती है। एक दिन, माँ जी, पिताजी सुनिए, मेरी शादी में मेरे मायके वालों ने मुझे कुछ पैसे दिए थे जो मैंने अपनी बचत के तौर पर रखे थे। हम उन पैसों से एक नया एसी खरीदेंगे। मैं डाउन पेमेंट कर दूंगी और बाकी की रकम हम EMI पर चुका देंगे। कम से कम आप लोग चैन की नींद तो सो पाएंगे। ये सुनते ही उर्मिला और तारा की आंखों में चमक आ गई। उर्मिला ने दौड़कर रूही को गले लगा लिया। बहू, तू तो सच में साक्षात लक्ष्मी है। हमने तुझे इतना बुरा भला कहा, फिर भी तू हमारे बारे में सोच रही है। एसी खरीदने के लिए पूरा परिवार एक बड़े से शोरूम में जाता है। शोरूम पहुंचते ही तारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक एक एसी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी हवा महसूस करने लगती है। वाह भाभी, इस वाले एसी की हवा तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मनोज भैया के घर में थी। क्या हम थोड़ी देर यहीं रुक सकते हैं? तारा, फिर वही आदत। हम यहाँ एसी खरीदने आए हैं, मुफ्त की हवा खाने नहीं। जल्दी से एक मॉडल पसंद करो। हाँ, ये वाला ठीक लग रहा है। इसकी कूलिंग बहुत फास्ट है। रूही एसी खरीदकर अपने ससुराल वालों के साथ घर आ जाती है। शाम तक घर में एसी लग जाता है। जैसे ही मिस्त्री एसी चालू करता है, पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल जाती है। एसी की ठंडी हवा में उर्मिला अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेकर कहती है, अब आई ना जान में जान। अब ना किसी का कुत्ता काटेगा और ना किसी की बाली गिरेगी। और ना ही अब हमें किसी के घर में चोरों की तरह घुसना पड़ेगा। रूही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस परिवार की इज्जत भी बचा ली और हमें गर्मी से बचा लिया। इस तरह उर्मिला और उसके परिवार की आदत हमेशा के लिए छूट गई। पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठता है और ठंडी हवा का मजा लेते हुए खुशी से हंसने लगते हैं।